नाजरीन की खिदमत में शफीक आब्दी का आदाब। नाजरीन, आप सबका बज़्म उर्दू दूरदर्शन बेंगलोर में इस्तकबाल है। आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि शरीयत मोहम्मदी में इस्तिताअत रखने वाले मुसलमान पर हज बैतुल्लाह फ़र्ज़ है। इस फरीज़े की अदायगी जब से फ़र्ज़ करार दिया गया उस दौर से लेकर आज तक मुसलमान बखूबी अंजाम देता आ रहा है। हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत ही खुशनसीब इसलिए है कि यहाँ पर हज बैतुल्लाह के अदायगी के लिए बेहतरीन इंतज़ामात हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं और बिलखुसूस हज बैतुल्लाह की अदायगी में न सिर्फ मुसलमान बल्कि यहाँ के दूसरे मज़ाहिब के लोग भी माविन व मददगार होते हैं। और आप लोग इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि हज बैतुल्लाह की अदायगी के इंतज़ामात के लिए सरकार की जानिब से मरकज़ी हज कमेटी के अलावा रियासती तौर पर हर रियासत में रियासती कमेटी बनाई गई है जो बखूबी अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो आइए आज हम लोग एक ऐसे अजीम शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो न सिर्फ हज कमेटी के चेयरमैन के तौर पर बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में समाजी, मिली, तालीमी और कई इदारों से मुंसलिक होकर अपने खिदमात अंजाम देकर एक आज ऐसे ओहदे पर पहुँचे हैं जो कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन के तौर पर पहचाने जाते हैं। मेरी मुराद हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद रऊफ़ुद्दीन साहब कचेरी वाले। लिहाजा मैं उनसे सबसे पहले ये सवाल करूँगा कि मोहतरम मोहम्मद रऊफ़ुद्दीन साहब, आपका ताल्लुक़ रियासत कर्नाटक के किस शहर से है और आपने कहाँ से तालीम हासिल की और आपको ये जज्बा खिदमत कहाँ से मिला और किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, इस ताल्लुक़ से कुछ बताने के ज़हमत गवारा फरमाएं। सबसे पहले मेरा आदाब। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि अभी से हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से आपके सामने दूरदर्शन चैनल पर रूबरू हूँ। यकीनन आपका इस्तकबाल। मेरा वतन जो है बीदर है, मैं बीदर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा पढ़ाई जो है, जो प्राइमरी स्कूल का जो पढ़ाई हुआ है वो बीदर में नेशनल स्कूल से पढ़ी हुई है जो इंग्लिश मीडियम और कन्नड़ा मीडियम से स्कूल है। उसके साथ पीयूसी मैंने बीदर के भूमलोडी कॉलेज में किया। उसके बाद जो है मैं एक बिजनेसमैन की तरह और एक सोशल वर्कर की तरह से काम करते आया और मेरा वतन जो है बीदर है। और इस बीदर से मेरा ताल्लुक़ रहने की वजह से और मेरे बीदर के अंदर जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो ITI कॉलेज है, NGOs है, जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स चलता है। वैसे एजुकेशन के साथ साथ मैं 25 साल के ऊपर हो गया भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता होते हुए पहली बार मुझे बीदर सिटी प्रेसिडेंट बनाया गया, बाद में जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया, स्टेट का सेक्रेटरी और स्टेट जनरल सेक्रेटरी। पिछली बार मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से काम किया और अभी जो है कर्नाटक स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन पिछले कुछ महीने पहले मैं जो है इलेक्ट हुआ हूँ। जी, बहुत खुशी की बात है कि आप जो है आज हज कमेटी के चेयरमैन के तौर पर अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा आपसे ये मालूम करना ज़रूरी समझता हूँ ताकि नाज़रीन तक ये बात पहुँच सके कि 2 सालों से कोविड-19 होने की वजह से फ़र्ज़ की अदायगी नहीं हो पाई, हज बैतुल्लाह तक जो है आज़मीन हज पहुँच नहीं पाए। लेकिन इस साल क्या इम्कानात हैं और मरकज़ी कमेटी ने क्या अहकामात जारी किए हैं, इस ताल्लुक़ से कुछ बताने की ज़हमत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जो है 2 साल से कोरोना की महामारी की वजह से जो सऊदी हुकूमत है किसी हाजी को किसी मुल्क से नहीं बुलाया गया था और बल्कि हिंदुस्तानी और भी मुल्क से भी किसी को 2 साल से किसी को बुलाया नहीं गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सऊदी गवर्नमेंट कुछ महीने पहले ने अपने गाइडलाइंस जारी की है कि इस साल हज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 का हज होगा और हमें हिंदुस्तान को गवर्नमेंट को ने गाइडलाइंस जारी की है। जो हमारे केंद्रीय मंत्री है जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने परसों जो है एक बॉम्बे के अंदर हमारा एक ट्रेनिंग वर्कशॉप प्रोग्राम था जो यहाँ के लोग हज को जो जाने वाले लोग हैं उनको ट्रेनिंग देने के ताल्लुक से। तो उस ट्रेनिंग में मेरी भी हाजिरी हुई थी, मैं भी उस दिन के ट्रेनिंग में था जिसमें हमारे जनाब मुख्तार
बर्न्स नकवी साहब और हमारे CEO जो बॉम्बे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है याकूब साहब, तो उनके नेतृत्व में हुआ। तो हर डिस्ट्रिक्ट स्टेट से वो लोग 15 लोगों को 17 लोगों को बुलाए थे, लेकिन फिर कोविड की जो महामारी की वजह से ऑनलाइन उसको ट्रेनिंग रखे थे और कुछ लोगों को वहाँ पे उन्होंने रुजू करने के लिए बताया था, जिसमें हम लोग कर्नाटक से 7 लोग गए थे। अच्छा। तो 2 दिन का वर्कशॉप रहा। तो इस साल जो हज होने जा रहा है, सऊदी हुकूमत के भी लोग आए थे, हमारे एयरपोर्ट एसोसिएशन के लोग आए थे, सऊदी एयरलाइंस वाले आए थे, तमाम चीज़ें आए, तमाम लोग आए थे, जहाँ हर टाइप से जो अपने अपने ट्रेनिंग देता है, जो अपने अपने मामले जो बताता है उस ताल्लुक से। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन का रहा। उसमें इस साल हज होने की उम्मीद जाहिर की है। और जैसे कोविड की महामारी की वजह से कैसा उनको वैक्सीनेशन लेना है और कैसे वैक्सीनेशन जो लिए हैं उसके बाद हज को जाते टाइम में कैसे उनको फिर से वैक्सीनेशन देंगे, फिर उनको पोलियो ड्रॉप्स डालेंगे, उनके तमाम चीज़ें हेल्थ के ताल्लुक से हुकूमत करेगी। और उनको अभी जो कोविड की महामारी की वजह से जैसा ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, जैसा उनको 40 दिन 42 दिन का जो उनको ज़ियारत करना है, उस ज़ियारत के टाइम में कहाँ पे कैसे कैसे पहुँचना है, वो तमाम चीज़ों पे जानकारी दी गई है। तो हमारे भी बहुत एक्सपर्ट लोग आए थे, जहाँ के पूरे हिंदुस्तान के लोग थे। तो उन्होंने इस बात हज होने की उन्होंने उम्मीद जाहिर की है। और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत ने भी कोई हमें टारगेट हिंदुस्तान हुकूमत को नहीं दिए गए है। ये जनवरी की आखिरी तारीख 31 जनवरी है, जो इस साल हज को जाने वाले हाजी हैं वो 31 जनवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। उसके बाद शायद सऊदी हुकूमत हिंदुस्तान हुकूमत को टारगेट देगी कि आपके हिंदुस्तान से कितने हाजी जाएंगे, इंक्लूडिंग हमारे कर्नाटक से। पिछले हमारे 2 साल पहले जब से लगभग 9,000 चिल्लर हमारे हाजी गए थे। हमने उम्मीद करके बैठे थे कि इस साल अच्छा अगर हो तो 10,000 हाजी कर्नाटक स्टेट से जाकर आएंगे, लेकिन अभी वक्त है कि लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं। एप्लीकेशन इंशाल्लाह 31 जनवरी तक आएगा। फिर उसके बाद जो भी टारगेट होगा उस टारगेट के मुताबिक इंशाल्लाह हम लोग अलॉटमेंट करेंगे। रियासत कर्नाटक में अभी तक आपको कितनी दरखास्तें मौसूल हुई है, या पिछली मरतबा की तरह आप लोग जो है कुरानंदाजी के जरिए से भेजेंगे या वैसे ही भेजने का कोई चांस है? देखिए, पहले सऊदी हुकूमत ने बताई थी कि 18 साल से लेके 65 साल तक के लोग को जाना है। फिर बाद में सऊदी गवर्नमेंट और एक गाइडलाइंस जारी की कि 70 साल तक के लोग जाना है। तो और 18 साल के उम्र के जो लोग के जाने वाले थे, 65 साल के अंदर के लोग, तो अभी वो सऊदी हुकूमत उस टारगेट को निकाल दी है। उन्होंने अभी 0 छोटे बच्चे से लेके 70 साल तक के उम्र वाले लोग हज को जा सकते हैं। अच्छा। उसमें कोई ये नहीं। तो कुछ वजह से पहले जो एप्लीकेशन हमारे यहाँ आए थे तो लोग 18 साल की कम उम्र के लोग नहीं डाल सके, और जो 18 साल के बाद के जो उम्र के 65 साल तक डाले थे, कुछ एप्लीकेशंस आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रोज एप्लीकेशंस आ रहे हैं। लगभग मैं समझता हूँ 7-8 हज़ार के आसपास एप्लीकेशन आए हैं। तो अगर हमारे टारगेट के अंदर अगर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन करेंगे। अगर एप्लीकेशन टारगेट से ज्यादा आए तो इन उखरा के शक्ल में उसको। तो इसमें छोटे बच्चे भी जो है अभी हज के लिए फराजी हज की अदायगी के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, बेशक। मुबारकबाद भी जा सकते हैं। मुबारकबाद मैंने दिया कि पहली बार देखो, लोग बहुत से लोग उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह के घर की जियारत करे। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह के घर का दीदार करे, जियारत करे, लेकिन बड़े बदनसीब थे कि पिछले 2 साल से वहाँ जियारत नहीं हो पाई। लोग बहुत उम्मीद रख के बैठे। कई लोग गए टाइम एप्लीकेशन भरे, इस साल नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन खैर छोड़िए, अल्लाह के घर का मामला, जिसको बुलाना है उसी को बुलाता है। तो अभी के बहुत अच्छी सऊदी हुकूमत ने हमें कोविड की महामारी की वजह से, कोरोना की वजह से भी हमें अभी जो है पूरी इंडिपेंडेंस दी गई है। आपने अभी जो बताया है कि 70 साल की जो एज है, एज तक जो है वो लोग जो कैद किए हैं, क्या इसके आगे भी जा सकते? नहीं, 70 साल तक, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा उम्र वाले लोगों को जो वायरस का प्रॉब्लम है उस वजह से उन्होंने इस बार इस साल के लिए रोक दिया गया है। आप छोटे बच्चे से लगभग अब 1 साल से लेके 70 साल की उम्र तक लोग हज को जा सकते हैं। 70 साल के जो उम्र के लोग हैं, उम्र दर्जा लोग रहने की वजह से कुछ वायरस का प्रॉब्लम से सऊदी हुकूमत इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 70 साल तक के लोग इस साल हज को जा सकते हैं। चेयरमैन साहब, दरअसल हज कमेटी की जानिब से एक ज़माने दराज तक जो है आज़मीन हज के लिए सब्सिडी दी जाती थी, बाकायदा कानून के एतबार से सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन सुना कि वो सब्सिडी जो है कैंसिल हो चुकी है। तो जो फंड आता है वो किस ज़ुमरे में इस्तेमाल होता है, किस
इसमें जाता है? अभी बताइए आप। जो नरेंद्र मोदी जी जब सरकार बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, सबसे पहले तो टारगेट उन्होंने बढ़ाया है। मैं और एक आपको बात बता दूं, जी सऊदी हुकूमत ने पहले हमें हिंदुस्तान को 1 लाख का टारगेट देते थे, जी 1.5 लाख का दिए, अभी लगभग 1.25 लाख का टारगेट है। जी और उसके साथ साथ जो सब्सिडी जो निकाली गई है, सब्सिडी का पैसा हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इस्तेमाल में ले रहे हैं। जी। जैसा कि अभी बॉम्बे में हाल ही में IAS IPS का ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट हुआ है, जी। जहां फ्री में लोगों को ट्रेनिंग देना, जी। उनको खाना पीना देना और उनको ट्रेनिंग देके भेजाना। तो इस तरह का जितने क्या भी ये अहकाम कर्नाटक में भी जारी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने परसों बॉम्बे गया था। बॉम्बे मैंने हम भी देखा है कि ये जो हमारा भी कर्नाटक स्टेट का जो हज भवन है, एक ऐसी तारीख है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर हज हाउस है तो वो जी। कर्नाटक का है। जी बेशक तो बेशक, बहुत बड़ी इमारत है, आप देखें बहुत बड़ा हज हाउस है। हमारे पास 100 कमरे हैं। जी। तो हमारे पास, हमने पहले से ही प्लान किया था कि हज हाउस में हाजियों के साथ साथ पब्लिक को, इस्लामिक कल्चर को, स्टूडेंट्स को, लोगों को बेनिफिट पहुंचे। जी। जैसा कि हम लोग, जैसे अभी हज हाउस की मुकम्मल होते, जी हाँ। जैसे हमारे हज खत्म होने के बाद 2 साल कोविड की महामारी थी। जी। कोविड की महामारी में हमारे 100 कमरे कोविड सेंटर में इस्तेमाल में आए। अच्छा बेंगलुरु में कोई हॉस्पिटल्स जी हाँ, में बेड जी नहीं हाँ, मिल जी रहे हाँ, थे। जी, जी। जो बेंगलुरु के अंदर हज हाउस में कोविड सेंटर जो बनाया कोविड गया। सेंटर, लगभग जी, जी। 600 लोग वहां पे जी, बेशक, कोविड बेशक, पेशेंट्स बेशक, ये थे। बहुत लेकिन बड़ा इक़दाम था। बहुत उसके साथ साथ जो हमारे हज हाउस से जो वॉलंटियर्स जो लगे हुए रहते जी, जी, हैं, जो हाजियों के टाइम में जो खिदमत करते जी। हैं, वो खिदमत में वो लोग जो है कोविड के पेशेंट्स को फ्री में खाना खिलाए, जी। फ्री में उनको फ्रूट्स बांटा, जी। फ्री में उनको जो भी एसेसरी सामान देना दिया। जी, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम सोच नहीं थे कि ऐसे कि हज हाउस की इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी बिल्डिंग ऐसे काम में आएंगी। लेकिन जो है हमारे कोरोना अल्लाह के ताला का अंदर, बहुत बड़ा करम। कोरोना के अंदर कई हिंदू लोग थे। जी, जी, बहुत आप अच्छे। देखिए, 1000 अगर पेशेंट में 800 गैर कौम के थे, जी। 200 मुस्लिम के थे। हम कभी ये नहीं बोला नहीं। हज हाउस है मुस्लिम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह BBMP से हमको बहुत अच्छा कॉपरेट मिला। वहाँ के BBMP वाले, इंक्लूडिंग यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिस्टर आर अशोक जी, मुख्यमंत्री एडवीर भाई, बाद में बसवराज बोम्बे जी, काफी वो लोग भी हमें हेल्प किए। लेकिन हम लोग ने उनको एक कोविड के लिए बड़े, इससे जो है हम उनको दिया, BBMP को इस्तेमाल में लीजिए। अभी तक भी जो है हम लोग उस कोविड के मामले में हज हाउस बनाए, वो कोविड में इस्तेमाल में आया। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात आपने जो बताया, किस इस्तेमाल में लेंगे, हम लोग 2-3 महीने हज हाउस में हाजियों के लिए इस्तेमाल में ये लेंगे। एक बहुत बड़ा मामला है। हाजियों के लिए इतनी बेहतरीन खूबसूरत इंतजाम, तामीर है। जिसमें जो भी हाजी कहाँ से भी आए, उनको 2-3 दिन रहने का आलीशान इंतजाम, उनको अच्छे से पानी की फैसिलिटी, उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी, बहुत उनको पूरे अच्छे से ट्रेनिंग, अच्छा से खाना पीना देके अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एयरपोर्ट भी जाते हैं। हंसी खुशी से जाना, हंसी खुशी से आना। ये पूरा कर्नाटक स्टेट हज कमेटी और यहाँ के वॉलंटियर्स बड़े अच्छी तरीके से काम करते हैं। दूसरी बात, अब जिस बिल्डिंग में हमारा उर्दू एकेडमी चल रही है, जी। उसके साथ साथ हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट चल रहा है। अभी हम लोग वहाँ पे IAS IPS केस ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से डिस्कशन किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोसेस में है। आने वाले दिन में हम लोग वहाँ पे फ्री ट्रेनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं जी इंशाल्लाह। बहुत चेयरमैन साहब, अभी आपने बताया कि 100 से ज्यादा कमरे हैं हज भवन में, और बहुत ही खूबसूरत तामीर हमारी रियासती सरकार ने उसे तामीर किया है। यकीनन काबिल कदर इक़दाम है सरकार का, और हम फख्र भी कर सकते हैं कि हमारे पास इतना खूबसूरत हज भवन पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है। लेकिन ये जो 100 कमरे हैं, ये सवाल जहन में आता है लोगों के कि 100 कमरे हैं, जब हज के अय्याम ख़त्म हो जाते हैं तो ये खाली रहते हैं। ये क्या किसी और मसरफ पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं? ऐसा कोई गाइडलाइंस है आपके पास, या आपने कमेटी के जरिए कोई ऐसी चीज़ पास की है कि इसे दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, या कोई दूसरे से बाहर से लोग आए तो उनके रहन सहन के लिए लॉजिंग के तौर पर किया जाए? ऐसा कोई इकदाम किया है आप लोगों ने? मेरे से पिछले जो चेयरमैन थे, जी। जनाब रोशन बेग साहब चेयरमैन थे, और सिद्धरामैया की हुकूमत थी। उससे पहले हमारे जो है BJP की हुकूमत थी। तो बहरहाल वो जो बना BJP की हुकूमत से, उस घर, हज घर की तामीर हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हज हाउस बन के हाजियों की रवानगी हुई थी, होने के कुछ महीने के बाद ही कोरोना आया। अच्छा, लेकिन वो कमेटी भी चाह रही थी। जी। हमारे रोशन बेग साहब से मेरी काफी बातचीत होती हज के बिल्डिंग के, हज भवन के ताल्लुक से, कि अंदर जो है हमारे ऐसा ऑडिटोरियम हॉल बनाना है, एक अच्छी इस्लामिक लाइब्रेरी बनाना है, एक टी स्टॉल बनाना है, एक अच्छी जो है होटल बनाना है, ये रूम्स है।
तो जो भी मुसाफिर लोग आएंगे उनको रहने के लिए रूम देना है, ये तमाम चीजें वो स्टडी करके रखे थे। लेकिन वो कुछ तामीर चलने वाली थी, तामीर होते वक्त ही ये कोविड का मामला है। लेकिन आप बड़े खुशकिस्मत है हज कमेटी वाले कि हम लोग करने की तैयारी थी, कोविड का महामारी आया, तो कोविड के अंदर हम लोग इस कोविड के इस्तेमाल था उसमें, तो कोविड के लिए एक कमरे में 5 लोग रह सकते हैं, तो 500 लोगों का तो बेड सिस्टम है रहने के लिए हमारे पास, बहुत अच्छे। तो और एक्स्ट्रा डालेंगे तो 500,000 लोग को रहने का इंतजाम है, तो इतना प्यारा, एक रूम में 5 बेड, 8 बेड, 10 बेड है, तो बड़ा एयर कंडीशन है, बहुत अच्छे पैमाने में बना है। तो हम लोग उसकी तैयारी पिछले चेयरमैन भी किए थे कि यहाँ पे कोई सेंटर हो, यहाँ पे कोई इस्लामिक कल्चर प्रोग्राम्स हो, यहाँ से कोई एसेट हो, यहाँ से कुछ बेंगलुरु की सिटी के लोगों को कुछ बेनिफिट पहुंचे, ये तमाम चीजें पिछले चेयरमैन भी तैयारी किए थे। लेकिन बदकिस्मती से कोविड आया, कोविड की वजह से ये 2 साल इस्तेमाल में आया। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हज होगा तो काफी बिल्डिंग का रिपेयर काम है, हम लोग पहले हाजियों का काम कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो IAS IPS ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं वो लगभग 150 स्टूडेंट है। IAS में 50 स्टूडेंट, IPS में 50 स्टूडेंट, KS में, तो 150 स्टूडेंट को हम 9 महीने रहने का प्रोग्राम रख रहे हैं। अच्छा, तो 9 महीने उनको रखेंगे। पहले तो हम सिलेक्शन, हमारी कमेटी है, जो टॉप पोस्ट आएगा उसको हम सिलेक्शन करेंगे, वो जो उसमें एलिजिबल है उसको हम लेंगे, उसके बाद हम उनको इस रूम में जो कमरे, जो 100 कमरे का जो जिक्र हो रहा है, उस 100 कमरे में इनको रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, और जो हमारे परफेक्ट एक्सपर्ट जो ट्रेनिंग देने वाले हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग देंगे। तो हम उस बिल्डिंग को एक ट्रेनिंग सेंटर में, ट्रेनिंग सेंटर के मोमेंट पे इस्तेमाल में लाना चाह रहे हैं। और भी हमारे पास हॉल है, जैसे कि ऑडिटोरियम हॉल है, और जो है बड़े फंक्शन हॉल के वैसे आप बनाना चाहते हैं। तो अभी मैं 3 दिन पहले दिल्ली गया था, वहाँ पे इस्लामिक सेंटर में हमारे MLC आने वाले थे, नहीं आ सके, लेकिन MP नासिर हुसैन साहब और हमारे पूरे मेंबर्स वगैरह हम लोग जाके वहाँ के इस्लामिक सेंटर की विजिट किए। तो वहाँ का इस्लामिक सेंटर देखने के बाद कुछ चीजें हमको पसंद आई। वहाँ की जो गुम्बज है, गुम्बज का जो कार्विंग का काम हुआ है, शायद कोई एक अरब मुल्क से आके किए हैं, तो हम भी उस तरह काम कराना चाह रहे हैं। जो हॉल है हमारे पास 900 लोगों का सिटिंग हॉल है, ऑडिटोरियम हॉल, तो उसको हम लोग डिजिटल स्क्रीन करना चाह रहे हैं। बेंगलुरु जैसे IT में मशहूर है, तो एक IT के लिए अच्छा डिजिटल स्क्रीन, 900 लोग बैठने का एयर कंडीशन कैपेसिटी का हॉल, जिसमें इस्लामिक कल्चर प्रोग्राम या और कोई प्रोग्राम्स या किसी फंक्शंस में इस्तेमाल लेंगे, जिससे वो एक एसेट आएगा। और एक हॉल है जहां फंक्शन हॉल के टाइप में हम इस्तेमाल में लेना चाह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज हाउस तो हलाल में बना है, अभी हम काफी उसका काम भी बाकी है, हमने काफी फंड भी पूछा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फंड आने के बाद इसकी तैयारी करेंगे एक अच्छे पैमाने पे, एक ऐतिहासिक हिंदुस्तान के अंदर। आपसे मैं ये भी मालूम करना जरूरी समझता हूँ ताकि हमारे नाज़रीन को ये पता चल सके कि हज कमेटी की जानिब से जो सऊदी अरब में यानी हज बैतुल्लाह के जो आज़मीन हज रवाना होते हैं, वहाँ जो है इंतजामात में कई किस्म की कंप्लेंट्स भी आती हैं और सुनने को मिली भी हैं। लेकिन इस मरतबा आपकी सरपरस्ती में आप क्या क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? वही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब को एक लेटर दिया कि इस वक्त जो है आप वहाँ का जो भी अरेंजमेंट करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग देखते हैं, अब हमें भी वहाँ पे जो है उस टीम में हमें भी बुलाइए, क्योंकि जो हमारे कर्नाटक के हाजी जो रहने वाले हैं उनका कहाँ पे रहना, कहाँ उनकी ट्रांसपोर्टिंग, कहाँ खाना पीना, क्योंकि पिछले बार भी मुझे शिकायत सुनने में आई थी। क्योंकि क्या है, हज कमेटी ऑफ इंडिया वाले, उनका स्टाफ कुछ मेंबर्स मिलके जाके किसी एजेंसी वाले को ये रूम में रहने का इंतजाम, ये व्हीकल आपको टैक्सी लाने वाले का इंतजाम, यहाँ पे इतने दिन रुकेंगे, वहाँ पे इतने दिन रुकेंगे, वहाँ जियारत होगी, कुछ दिनों के हिसाब से प्लान करते हैं। तो वहाँ पे जो इंतजाम करने में जहाँ भी चूक हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सऊदी अरब जा करके वहाँ के इंतजाम देख सके, क्योंकि पहली तो बात कोविड की महामारी है, कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंस का मामला है, और दूसरा जो है सोशल डिस्टेंस क्या मेंटेन हो पाएगा, इसलिए कि लाखों के आज़मीन हज जब आज़मीन है तो सोशल होगा, जिस तरह सऊदी हुकूमत जो गाइडलाइंस जारी करेगी तो वो तो अमल में लाएगी। और हिंदुस्तान गवर्नमेंट जैसा कि अभी वैक्सीन का है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर में 90% लोग वैक्सीन लिए, बीमारी बहुत से हट जा रही। तो जो वहाँ का सोशल डिस्टेंस का मामला है, या आपके जो है मास्क का मामला है, सैनिटाइजर का मामला है, या वॉशरूम्स का मामला है, और भी बहुत सी चीजें होते हैं। खाली सोशल डिस्टेंस से ही कोविड नहीं हटता है, और भी दूसरे बहुत से खाने पीने का मामला है,
वॉशरूम्स का है, पानी का मामला है। तो ये तमाम चीज़ों पे हम रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी जो है इस वक्त सऊदी अरब, इस वक्त इंशाल्लाह आने वाले दिन में, इस वक्त अगर हो गया तो मैं भी जो है सऊदी अरब जा करके वहाँ के हमारे कर्नाटक के हाजियों के मामले में कहाँ रुकना, कैसे रुकाना, कैसे खाने पीने का इंतजाम है, कहाँ रुका, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। एक और अहम सवाल ये है कि जैसे अभी आप बता रहे थे कि हज भवन में हम लोग जो है ट्रेनिंग सेंटर्स कायम करने वाले हैं, तो आप तो इसमें तजुर्बाकार भी हैं, सुनने में आया है कि आपने कई ट्रेनिंग सेंटर्स अपने शहर में भी कायम किए हैं। तो औरतों के लिए यानी लड़कियों के लिए भी कोई ट्रेनिंग सेंटर का मंसूबा है आपके पास? बेशक, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मेरा बीदर में जो हिंद एजुकेशन सोसाइटी स्किल डेवलपमेंट के नाम से मशहूर है, हम लोग फ्री, हालांकि मेरे पास पूरी लेडीज ट्रेनिंग, टेलरिंग है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ब्यूटिशियन है, कंप्यूटर है, वो लोगों को हम स्किल डेवलपमेंट कौशलकर की तरफ से फ्री ट्रेनिंग देते हैं। 3 महीने 4 महीने उनको फ्री ट्रेनिंग देके उनको जो है असेसमेंट करा के उनको जैसे सर्टिफिकेट मिलते हैं प्लेसमेंट करवाते हैं। प्लेसमेंट बहुत से कंपनी वाले, अगर कोई लड़की टेलरिंग सीख गई है, उसका सर्टिफिकेट है, तो कोई भी कंपनी वाला लेके उसको 15,000 रुपये तनख्वाह देकर रखेगा। बहुत से लोग नहीं जाना चाहते, वो सेल्फ एम्प्लॉय होता है, खुद अपने आप कपड़े सीख करके, कपड़े सीख करके, तो उसका जिक्र करते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत दिलचस्पी है और मैं ये काम करने में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। आज मेरे पास 240 लड़कियां बीदर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। सही बात। आप मेरे पास फिलहाल बीदर में 240 लड़कियां ट्रेनिंग लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 100 प्लेसमेंट लेके कंपनियों में जाते हैं। लगभग बाकी के 150 जो होते हैं ट्रेनर्स, उनको सेल्फ एम्प्लॉय अपने घर में कपड़े सी लेते हैं या किसी दुकान में जाके काम करते हैं, रोज के 400-500 कमा लेते हैं या जो है इस तरह का। तो वो इतना अच्छा काम है। वो एक गरीब लेडीज को, गरीब औरत को, गरीब बच्ची को आप कहीं 5,000 10,000 लेके जो ट्रेनिंग देते हैं, उससे बेहतर आप फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपको गवर्नमेंट एथेटिक सर्टिफिकेट मिल रहा है। उसके साथ साथ आप अगर बाहर नौकरी करना चाह रहे तो जा सकते। तीसरी और एक बात यह है, अगर आप खुद काम करना चाह रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉय, तो आपको KMDC से और डिपार्टमेंट से 50,000 लोन मिलता है और भी सहूलतें पैदा होती। तो ये मैं काम देखा, हमारे EO को, हमारे जितने भी हज कमेटी के मेंबर्स को मैं बोला, बड़ा मामला तो हम लेके बैठे ISIPS का, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि गरीब लोगों को, गरीब बच्चियों को, चाहे कोई भी धर्म क्यों रहने दीजिए, किसी भी मजहब के रहने दीजिए, उसमें रोक नहीं है, वहां पे हम लोग फ्री में ट्रेनिंग, जैसा कि इस वक्त में बेंगलुरु सिटी के अंदर आपके टेक्सटाइल का बहुत ज्यादा काम है, तो लोग बहुत से जो है टेक्सटाइल के लिए काम के लिए जाते हैं, बहुत से लोग फैब्रिकेशन के लिए जाते हैं, बहुत से लोग अलग अलग टाइप के जो जॉब रोल है, जो काम सीखना चाहते हैं, उस टाइप में हम लोग यहाँ के स्किल डेवलपमेंट से लेकर के इंशाल्लाह वो एक ट्रेनिंग सेंटर, एक हॉल रखे, फ्री में लेडीज को ट्रेनिंग देने का काम भी इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये अगर ये हो जाए तो एक बहुत बड़ा इक़दाम है, इसलिए कि अगर लड़कियां तैयार हो जाती हैं तो माशरे में सुधार आ जाता है। बेशक बेशक, ये बहुत बड़ा काम होगा इंशाल्लाह। उससे इतना बड़ा काम होता है। हम लोग देखिए खासतौर पे स्लम एरिया में जहाँ गरीब तबके के लोग होते हैं, वो बर्तन धोना, झाड़ू झाड़ना, कहीं और काम करना और कुछ उतना ही काम है, उसके आगे का काम नहीं है उनके पास। वो लोग इतना खुश हो जाते जब किसी मशीन पे बैठ के कपड़ा सी रहा है, जी बेशक, कहीं किसी कपड़े पे बैठ के कार्विंग कर रहा है, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, कहीं कंप्यूटर पे बैठ के वो लोग टाइपिंग कर रहा है, तो वो लोग को काम मिलेगी ट्रेनिंग। आप फ्री में उनको ट्रेनिंग दिए तो ही उनको हुनर मिलेगा इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ा तो ये बहुत बड़ा काम है। इंशाल्लाह कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से हम जरूर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखिए, आज मैंने हज की खिदमत के साथ साथ अगर कौम की मिली समाजी खिदमत भी हो जाए तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। तो आखिर में चेयरमैन साहब, मैं आपसे ये गुजारिश ये करूंगा कि हमारे नाजरीन के लिए जो अभी हम देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को, बज़्म उर्दू में के तमाम ख्यालात को उन्होंने देखा है, तो आप पैगाम क्या देना चाहेंगे उनको हज के ताल्लुक से और अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मैं इस साल जो भी हज को जाने वाले हाजी हैं, अभी वक्त है कि 31 तारीख जनवरी तक
जी। एप्लीकेशन डालने का है। और कुछ लोग कोविड की वजह से अगर डर रहे हैं या कुछ घबरा रहे हैं तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत काफ़ी इंतज़ाम की है, चाहे ये वैक्सीनेशन जो दिए हैं उससे भी आपको सहूलत पहुंची है। आगे भी आप हज को जाने के टाइम में भी आपको भी जब एक वैक्सीनेशन दिया जाता है कि ये तो शुरू से दिया जाता है, हर हज को जाने वाले हाजी को आप जाने से पहले वैक्सीनेशन, क्योंकि वहाँ लाखों लोगों की संख्या रहती, बहुत भीड़ रहती, किसी तरह की आपको बीमारी ना आए, क्योंकि बहुत से दूसरे ममालिक के लोग आते हैं। तो हुकूमत, सऊदी हुकूमत और हुकूमत इंडिया, जहां हमारे को हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हर हाजी को वैक्सीनेशन इंजेक्शन दिया जाता है कि कोई आपको बीमारी ना लगे। दूसरा, आपको पोलियो ड्रॉप डाला जाता है कि आपके जिस्म में कोई और बीमारी ना आ सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कर्नाटक स्टेट हज कमेटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज कमेटी पूरे हाजियों की खिदमत में तैयार है। आप मेहरबानी करके जो लोग एप्लीकेशन नहीं डाले हैं, हिम्मत करिए, एप्लीकेशन डालिए, अल्लाह के घर की जियारत नसीब हो जाएगी। फिर कल रहे ना रहे, फिर कल गए अगला हज मिले ना मिले, क्योंकि हम लोग कभी सोच नहीं सके थे। जब से दुनिया चालू हुई है, ये पहला ऐसा मौका हुआ कि 2 साल ऐसे मुकाम पे जो है कुछ लोग नहीं जा सके। खैर अल्लाह का मामला है। मैं तमाम नाजरीन को एक इल्तिजा करता हूँ कि किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अल्लाह के घर की ज़ियारत करना है, अल्लाह ताला आपको नसीब में रखा है तो ज़रूर आपकी ज़ियारत होगी। आप मेहरबानी करके एप्लीकेशन डालिए। कर्नाटक स्टेट हज कमेटी और वहाँ के मेंबर्स, वहाँ के वॉलंटियर्स पूरे आपके साथ में हैं। इंशाल्लाह आपको हंसी खुशी से अल्लाह के घर की ज़ियारत होगी और हंसी खुशी से आप वापस आएंगे। मैं तमाम नाज़रीन को दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस साल कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन इज़्ज़त मोहतरम मोहम्मद रऊफुद्दीन कचेरीवाला साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना बेहतरीन ख्यालात से मुस्तफ़िज़ किया और नाज़रीन की खिदमत में अदा